हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में वेलफेयर स्टेट के नाम से जाना जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का अभ्युदय कैसे हुआ है देखते हैं। साधारणतः लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी एक वर्ग के कल्याण हेतु नहीं वरन संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? ऐसा राज्य जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी एक वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, ना ही शासन उस वर्ग के हाथों की कठपुतली होता है, बल्कि संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए, उस संपूर्ण जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर शासन किया जाता है। वर्तमान में इसका उदय व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा व्यक्तिवादी यथासंभव नीति लेजिस फेयर को अपना लिया गया था। लेजिस फेयर का मतलब है कि राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक क्षेत्र में मिनिमम होगा। राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा और वहाँ पर इनविजिबल हैंड काम करेगा, अपने आप वो रेगुलेट होगा आर्थिक क्षेत्र। जिसके व्यक्तिवाद का मतलब क्या है? मतलब जो व्यक्ति को ही सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, जो राज्य को व्यक्ति के लिए सिर्फ साधन मात्र मानते हैं और व्यक्ति को साध्य मानते हैं, जिनका अर्थ होता है कि जिनका उद्देश्य होता है, व्यक्तिवादी कौन होते हैं कि सब कुछ व्यक्ति ही है, एट मोस्ट इम्पोर्टेंस व्यक्ति को दी जानी चाहिए। व्यक्ति हैं वो एटोमिस्टिक प्राणी हैं, अलग अलग व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है, समाज व्यक्तियों से ऊपर नहीं है। तो व्यक्ति के सुख के लिए जो व्यक्ति कर सके उसे करना चाहिए। तो इसलिए इसके आधार पर लेजिस फेयर को अपनाया गया, यानी राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए और फ्री छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। तो जो टैलेंटेड व्यक्ति हैं वो अपने दम पर आगे बढ़ जाएंगे और जिन व्यक्तियों में टैलेंट नहीं है, जो कंपटीशन का सामना नहीं कर सकते, वो पीछे रह जाएंगे। तो अब राज्यों द्वारा ये सिद्धांत लेजिस फेयर वाला अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के राज्य अधिकाधिक संपत्तिशाली बन गए, लेकिन इसके साथ ही संपत्ति का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण भी होने लगा। एक ओर तो अत्यधिक संपत्तिशाली वर्ग उत्पन्न हो गया, लेकिन दूसरी ओर ऐसा श्रमिक वर्ग था जिसके पास अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने पर भी जीवन के साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक जनता में विद्यमान व्यवस्था के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और रस्किन, कार्लाइल व विलियम गॉडविन आदि विद्वानों द्वारा इस असंतोष की अभिव्यक्ति की गई। इन विद्वानों के द्वारा कहा गया कि जहाँ संपत्ति एकत्रित होती है वहाँ मानवता का पतन हो जाता है। व्यक्तिवाद को अपनाया गया, तो लेजिस फेयर को अपनाया गया, तो जिसमें जो पावरफुल लोग थे, जो टैलेंटेड थे, साथ ही साथ पावरफुल थे, जो पिछड़े हुए नहीं थे, उन्होंने तो अपनी पावर के दम पे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर ली, और बहुसंख्यक वर्ग ऐसा रह गया जिसके पास संपत्ति नहीं थी, तो और वो जीवन के साधन भी नहीं जुटा पा रहे थे, तो संपत्ति की बहुत ज़्यादा असमानताएँ पैदा हो गई। व्यक्तिवादी व्यवस्था को नष्ट करने के उद्देश्य से ही 1848 में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, वो प्रकाशित किया। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण करते हुए ही 1917 में सोवियत रूस में सर्वहारा वर्ग द्वारा एक सफल क्रांति की गई और तमाम आंतरिक व बाहरी विरोधों के बावजूद सोवियत रूस में सुव्यवस्थित रूप में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। यह साम्यवादी व्यवस्था निश्चित रूप से पाश्चात्य देशों में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध और उनके लिए एक भय का कारण थी। ऐसी स्थिति में पूंजीवादी देशों ने अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करना प्रारंभ किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विद्यमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ मौलिक परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं। उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सर्वजन हितकारी बनाने का प्रयत्न किया गया और अपनी शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के उद्देश्य से उनके द्वारा राज्य के जिस रूप विशेष को अपनाया गया वह लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। यानी पूंजीवादी देश के खिलाफ साम्यवादी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, ऐसे आंदोलन शुरू हो गए, तो पूंजीवादी देशों ने अपनी व्यवस्था पर थोप देना शुरू किया कि हमें कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे है वो संपत्ति की असमानताएं कम हो और अपनी शासन व्यवस्था है वो हितकारी लगे, कि भाई सब वर्गों के लिए है, पूंजीवादी वर्ग के लिए नहीं है, तो ऐसा लगे। तो इसलिए उन्होंने राज्य के जिस रूप को अपनाया वह है लोक कल्याणकारी राज्य। अब लोक कल्याणकारी राज्य की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। 1918 में प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस
में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। यानी ऐसा राज्य जो जितने भी नागरिक वहाँ रह रहे हैं उस राज्य में, उनके पास कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर तो हो। न्यूनतम जीवन स्तर की भी अपनी डेफिनेशंस हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो न्यूनतम जीवन स्तर मतलब जिसके पास भरपेट खाना हो, पहनने के लिए कपड़े हों, रहने के लिए मकान हो, तो ऐसी न्यूनतम आवश्यकताएं जो व्यक्ति अपनी पूरी कर सके, तो ऐसा तो सभी नागरिकों को बनाना ही है। तो जो राज्य ऐसा सोचे, जो अपना उत्तरदायित्व समझे, वही लोक कल्याणकारी राज्य है। T.W. केंट के अकॉर्डिंग लोक हितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन सामाजिक सेवाओं के अनेक रूप हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षा है, स्वास्थ्य, रोजगार और वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा केंट ने कि ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के लिए सुविधाएं प्रदान करे, सामाजिक सुविधाएं, वो सामाजिक सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि। अब फॉर एग्जांपल एक राज्य ऐसा है जिसने कॉलेजेस खोल दिए। अब वो कहता है कि ये कॉलेज सभी के लिए ओपन है, जिसके पास पैसा है या जिसके पास टैलेंट है, जो यहाँ पे कर सकता है, वो आके पढ़ ले। तो वो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहलाएगा। एक दूसरा राज्य है जिसने कॉलेजेस खोल दिए, लेकिन साथ ही साथ उसने ये व्यवस्था की जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको उस कॉलेज में आरक्षण दिया जाए, उनको जैसे एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के लिए वो डिसाइड कर दें कि 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ओबीसी के लिए वो कह दें कि भाई आपको 5 साल की छूट मिलेगी। SC ST को कह दें उनके लिए फ़ीस में कमी कर दें, या फिर कह दें कि आपको जो बुक्स हैं वो हम फ्री में अवेलेबल करवाएंगे कॉलेज की लाइब्रेरी में। तो ऐसे वो कॉलेज तो खोले उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपने जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनकी वो हेल्प भी कर रहा है। जैसे बुक्स को फ्री में अवेलेबल करवा दिया लाइब्रेरी में, तो पढ़ने के लिए ले जाओ, और साथ में फ़ीस में रिडक्शन कर दिया। या फिर पिछड़े हुए लोगों के लिए इतना आरक्षण है कि इतने बच्चे तो हम इस OBC के SC ST के इस कॉलेज में भर्ती करेंगे ही, उसके अलावा बाकी जर्नल के होंगे। तो उसमें क्या है, सारे जर्नल के बच्चे नहीं जाएंगे। OBC के लिए जो सीट रिजर्व है उसमें OBC के बच्चे जाएंगे, SC के लिए जो रिजर्व है उसमें SC के बच्चे जाएंगे। तो ये मेक श्योर हो जाएगा कि कुछ बच्चे वहाँ SC के भी हों, ST के भी हों, OBC के भी हों और कुछ जर्नल के भी हों, तो वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इक्वल लगेगा। तो जो राज्य ऐसी व्यवस्था कर रहा है तो वो सिर्फ कॉलेज खोल के ही अपना कर्तव्य पूरा नहीं समझ रहा, वो कॉलेज खोलने के बाद में उनको शिक्षा के अवसर भी दे रहा है। ऐसे ही स्वास्थ्य में कैसे, जैसे एक राज्य है उसने तो हॉस्पिटल्स खोल दिए, महंगी वहाँ दवाइयाँ बिक रही हैं, महंगी फ़ीस है, तो जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो अपना इलाज करवाओ, वरना नहीं, उस राज्य को कोई मतलब नहीं है। दूसरा राज्य ऐसा है जिसने हॉस्पिटल्स खोले, लेकिन उसने कहा कि भाई ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए यहाँ फ्री में इलाज होगा, उनके लिए डॉक्टर्स फ्री में अवेलेबल होंगे, या दवाइयाँ सरकारी केंद्रों पर फ्री में मिलेंगी, कम रेट में मिलेंगी प्राइवेट केंद्रों की बजाय। तो दूसरा राज्य क्या है, वो लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा है। ऐसे ही रोज़गार में कैसे, अब जैसे वैकेंसी निकली, लेकिन वैकेंसी में आप देखते हो कि हर वैकेंसी में लिखा होता है कि OBC के लिए इतने साल की छूट, इस आयु सीमा तक OBC वाले दे सकते हैं, SC ST वाले दे सकते हैं, OBC वालों के लिए इतनी सीट रिजर्व्ड हैं, वहाँ सिर्फ OBC SC ST वाले ही जाएंगे, जनरल SC ST वालों की कट ऑफ कम रहती है। तो ये सब क्या है, ये राज्य का प्रयास है उन पिछड़े हुए लोगों को, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो पिछड़े हुए नहीं हैं, उनके बराबर लाने का। तो ये राज्य क्या कर रहा है, खुद चल के अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि वो राज्य के नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाए। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो खुद अपनी कमी की वजह से नहीं पिछड़े, समाज के अत्याचारों के कारण पिछड़े हैं, तो उन पिछड़े हुए वर्गों को हमें आगे लेके आना है। जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दे के, या उनको फ्री में बुक्स अवेलेबल करवा के, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में कम रेट में पढ़ा के। जैसे आप देखेंगे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस ज़्यादा होती है, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीस बहुत कम होती है। तो ये कम क्यों रखता है राज्य भी अपनी फ़ीस ज़्यादा रख सकता है, लेकिन कम इसलिए रखता है ताकि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं वो भी न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति एटलीस्ट कर सकें। तो सभी प्रकार की जो सुरक्षाएं प्रदान करना चाहता है अपने नागरिकों को, वही लोक कल्याणकारी राज्य है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था,
सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच में अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। तो इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ हुआ राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार। राज्य को कुछ ही कार्य नहीं करने, अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है। राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार का अर्थ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बंधन से लिया जाता है। कई बार लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य के कार्य क्षेत्र का इस प्रकार विस्तार करना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई बंधन ना लगे। राज्य के कार्य क्षेत्र के साथ ही व्यक्ति का भी अपना स्वतंत्र कार्य क्षेत्र हो। वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा पश्चिमी प्रजातंत्र और साम्यवादी अधिनायक तंत्र दोनों से ही अलग है। पश्चिमी प्रजातंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता को एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसके अंतर्गत नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधुनिक आधारित साम्यवादी अधिनायक तंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य है वो राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा इनके बीच में एक सामंजस्य का सफल प्रयत्न है। अब जैसे हमने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार। लेकिन जनरली क्या होता है कि राज्य अपना कार्य क्षेत्र में विस्तार करता है तो तानाशाह हो जाता है, लोगों की स्वतंत्रता छीन लेता है। तो हमें इसको पॉजिटिव वे में राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार करना है कि लोगों के लिए पॉजिटिव काम करे, न कि तानाशाह हो। तो ऐसा कार्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। अब लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण देख लेते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था का क्या मतलब है? आर्थिक मतलब यहाँ धन से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। तो सभी व्यक्तियों को रोजगार, ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं या राज्य द्वारा जिन्हें कार्य प्रदान नहीं किया जा सकता, उनके जीवन यापन के लिए राज्य द्वारा बेरोजगारी बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। दूसरा, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। एक व्यक्ति को अपने कार्य के बदले में इतना आप मजदूरी अवश्य दो जिसके द्वारा वो अपने न्यूनतम आर्थिक स्तर की प्राप्ति कर सके, जैसे कि भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं। लोक कल्याणकारी राज्य में किसी एक के लिए अधिकता के अपूर्व सबके लिए पर्याप्तता की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य है वो न्यूनतम जीवन स्तर तो अवश्य अवेलेबल करवाए। ये नहीं है कि आपने किसी एक को बहुत अधिक दे दिया, उससे पहले आप सबको थोड़ा थोड़ा अवश्य दो। सिंपल सी बात है, सबको शिक्षा, रोजगार, भोजन, वस्त्र इतना तो सब कर सकें, इतना आपको पारिश्रमिक देना है। तीसरा, अधिकतम समानता की स्थापना। संपत्ति और आय की पूर्ण समानता न तो संभव है न ही वांछनीय, अथापि आर्थिक न्यूनतम के पश्चात होने वाली व्यक्ति की आय का उसके समाज सेवा संबंधी कार्य से उचित अनुपात होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इस सीमा तक आय की समानता तो अवश्य स्थापित की जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण ना कर सके। ठीक है, यानी कि समानता, एकदम समानता कभी भी स्थापित नहीं की जा सकती कि सब लिटरली इक्वल है, लेकिन इतनी समानता तो अवश्य हो कि एक है उसके पास इतना ज़्यादा धन ना हो जाए कि दूसरे के पास कुछ बचे ही ना या दूसरे का वो शोषण कर सके। तो जैसे आज तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो आप इस गैप को कम करने की कोशिश करो। एटलीस्ट ये गैप इतना रहे। आज जैसे निर्धन व्यक्ति इतना पीछे है, धनी व्यक्ति इतना आगे है, तो एटलीस्ट इस निर्धन व्यक्ति को इतना लेके आओ कि गैप कम हो जाए। ठीक है, तो यानी समानता को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि सभी व्यक्ति समान है, सभी का एक जैसा विवेक है, तो सभी व्यक्तियों को समान रखना भी चाहिए। ये थी आर्थिक सुरक्षा। दूसरा है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। कल्याणकारी राज्य को राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि राजनीतिक शक्ति है वो सभी व्यक्तियों में निहित हो और वे अपने विवेक के आधार पर इस शक्ति का प्रयोग कर सकें। जिसमें पहला है लोकतंत्रीय शासन। राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर राजनीतिक कार्यों का संपादन नहीं कर सकता। वस्तुतः इन शासन व्यवस्थाओं में उसके कोई राजनीतिक अधिकार होते ही नहीं हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति के राजनीतिक हितों की साधना को भी आर्थिक हितों की साधना के समान ही समझा जाता है। अतः एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। अब अधिनायक तंत्र है। अधिनायक तंत्र मतलब एक व्यक्ति वहाँ अधिनायक है,
तो उसी व्यक्ति को पावर्स मिलती हैं। जबकि हमें देखा है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है वो एक ऐसा राज्य होता है जहाँ पर राजनीतिक शक्ति है वो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सके। यहाँ राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति वोट दे सके जो एलिजिबल है वोट देने के, जिसके लिए सब को हम एक इक्वल मापदंड रखेंगे। जैसे हमने कहा कि 21 वर्ष का व्यक्ति है यानी 18 वर्ष का व्यक्ति वो वोट दे सकता है, तो हमने सबके लिए इक्वल कर दिया। 18 वर्ष का व्यक्ति होगा वोट देगा, हमने उसमें असमानता नहीं रखी। दूसरा, वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सके। अब अधिनायक तंत्र में है वो कुछ ही लोग अधिनायक रहते हैं, वे दूसरे लोगों को मौका नहीं देते खड़ा होने का। राजतंत्र में सिर्फ राजा है, उसका जो परिवार है वही शासन करता रहता है। तो लोकतंत्र व्यवस्था ऐसी है जिसमें जो आम नागरिक है वो भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो इसलिए एक लोकतंत्रीय राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। दूसरा, नागरिक स्वतंत्रताएं। अब लोक कल्याणकारी राज्य को नागरिक स्वतंत्रताएं भी देनी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं के अभाव में लोकहित की साधना नहीं हो सकती, और लोकहित की साधना के बिना लोक कल्याणकारी राज्य आत्मा के बिना शरीर के समान होगा। ठीक है, तो ये थी राजनीतिक सुरक्षा। अब तीसरा है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य सामाजिक समानता से है, और इस सामाजिक समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है कि धर्म, जाति, वंश, रंग और संपत्ति के आधार पर उत्पन्न भेदों का अंत करके व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्व दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या है कि सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति समान हो। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो कई बार क्या होता है, कई राज्यों में अगर इस धर्म का व्यक्ति है, इस जाति का है या फिर इस कलर का है, जैसे गोरे और काले का भेद किया जाता था, उसमें काले लोगों को नीचा रखा जाता था, तो वो क्या है, सामाजिक सुरक्षा आप प्रदान नहीं कर रहे हो व्यक्ति को। रंग के आधार पर, अगर संपत्ति और धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव कर रहे हो, तो इन सब के आधार पर व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी सामाजिक समानता आ सकती है। अगला है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सारे जनहितकारी कार्य करने चाहिए जिनके करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम नहीं होती। इसके द्वारा न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था, बल्कि जैसे कि हॉब्सन ने कहा है कि डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, बीमा कंपनी के एजेंट, मकान बनाने वाले, रेलवे नियंत्रक तथा अन्य सैकड़ों रूप में कार्य करना चाहिए। सीधी सी बात है कि राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाओ, लेकिन पॉजिटिव वे में। ये नहीं कि राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार हो गया तो आप लोगों की स्वतंत्रताएं छीन लो। अगला लक्षण है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। इन सब के अतिरिक्त एक लोक कल्याणकारी राज्य एक राज्य के विशेष के हितों से ही संबंध न रखकर संपूर्ण मानवता के हितों से संबंध रखता है, और इसका स्वरूप राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय होता है। वैज्ञानिक प्रगति और राजनीतिक चेतना के विकास ने विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के इतना निकट ला दिया है कि त्रस्त मानवता के बीच एक अकेला राज्य अपना जीवन है सुखपूर्व व्यतीत नहीं कर सकता। एक लोक कल्याणकारी राज्य तो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व ही मेरा कुटुंब है के विचार पर आधारित होता है। तो ये हमने देखे कि ये सब क्या होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण होते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, जैसे छुआछूत नहीं होगी, धर्म के आधार पर नहीं होगा, गोरे काले का भेद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, पॉजिटिव वे में नागरिकों के साथ सहयोग करता है, नागरिकों को आगे लाने का काम करता है, तो भेदभाव खत्म। फिर आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था होगी, जिसमें क्या होगा, कोशिश की जाएगी सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी हो, अधिकतम समानता आए। फिर राजनीतिक सुरक्षा की भावना होगी वहाँ लोक कल्याणकारी राज्य में, जो कि एक लोकतंत्रीय शासन में ही संभव है। राजनीतिक सुरक्षा मतलब कोई भी वोट दे सकता है जो एलिजिबल है वोट देने के, जिसके लिए सबके लिए एक ही मापदंड होगा। ये नहीं है कि आप नेता हो तो आप 5 साल में ही वोट दे सकते हो, नेता के बेटे हो तो, या आप आम नागरिक हो तो आप 20 साल बाद ही दे सकते हो। नहीं, चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई नेता हो, कोई आम नागरिक हो, सब 18 वर्ष बाद में वोट दे सकते हैं। तो इसलिए वोट ऐसी राजनीतिक सुरक्षा है वो मिलेगी वहाँ।
या आम नागरिक है वो राजनीति में खड़ा हो सकता है। वो राजनीति है वो किसी एक परिवार की बपोती नहीं रह जाता। जैसे राजतंत्र होता है, उसमें राजा के जो परिवार है वही बार बार शासन करता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता। तो ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य में नहीं होता। नागरिकों को उनकी स्वतंत्रताएँ दी जाती हैं। जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो क्या है, मूल अधिकार, नागरिक को स्वतंत्रताएँ दी हुई हैं। तो राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होती है और वो भी पॉजिटिव वे में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना रहती है, क्योंकि अकेला राज्य आज के जो वर्ल्ड है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये थे लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या क्या हैं।